नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तारीख 1 मार्च 2022 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। जानते हैं क्या कुछ खास है दुनियादारी के अंदर प्रमुख सुर्खियों में। सबसे पहली सुर्खी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के चलते दुनिया का सबसे बड़ा विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा विमान कौन है, क्या है, पूरी कहानी आपको इसके बारे में बताएंगे। बहुत ही रोचक स्टोरी है और इससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलने वाला है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि हाल ही में यूक्रेन क्राइसिस के दौरान रशिया ने कहा कि यदि अमेरिका ने बहुत ज्यादा 3-2-5 करने का प्रयास किया तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिरा देंगे आपके ऊपर, और अगर आप पर नहीं गिराए तो इंडिया और चीन पर भी गिर सकता है। क्या है ये पूरी कहानी, आज के सेशन में समझिएगा। ठीक इसी प्रकार से हाल ही के अंदर गुजरात में एक चीज को लेकर विवाद हो गया है। क्या विवाद हुआ है? गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता नाम से कवि हुए हैं जिन्होंने एक गाना गाया है जिसका नाम है, गाना क्या, एक भक्ति संगीत है जिसको आप महात्मा गांधी जी के नाम पर सुनते आए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। उनके संगीत की जो है उनका नाम एक मकड़ी के नाम के ऊपर रख दिया गया, यानी मकड़ी का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है। उसको लेकर के विवाद हो गया है। क्या है पूरी कहानी, आज विस्तार से समझाएंगे। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर हाल ही में जो अडानी पावर लिमिटेड है वो भारत सरकार, जो राजस्थान सरकार के साथ उनका एक विवाद चल रहा था पैसे के लेन देन को लेकर के, उसे अडानी पावर लिमिटेड जीत गया है। चर्चा करेंगे आज के सेशन के अंदर कि अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड कौन सी जीत दर्ज करा गया है, राजस्थान सरकार को कितना घाटा होने वाला है, विवाद क्या था, तमाम बातें आज के सेशन में आपको बताई जाएंगी। इसी प्रकार से आईडीबीआई बैंक के एमडी के रूप में राकेश शर्मा फिर से बनकर के आ गए हैं। ठीक इसी प्रकार से HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नितिन परापंजे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक हाल ही में जारी हो गया है जिसमें 55 देशों के अंदर भारत 43वें स्थान पर रहा है। ठीक इसी प्रकार से गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप हाल ही में लॉन्च किया है। साथ में जी किशन रेड्डी भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम का एक सम्मेलन हाल ही में उद्घाटन किए हैं। हाल ही में तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म संरक्षक 2022 संपन्न हुआ है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। साथ में सिंधु दुर्ग में हाल ही में MSME प्रौद्योगिकी को लेकर के एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि दिल्ली को भारत का पहला ई कचरा इको पार्क मिलने वाला है। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती को हाल ही में 26 फरवरी के दिन मनाया गया है। इन तमाम बातों की तो विस्तार पूर्वक जानकारी आप मेरे साथ प्राप्त करेंगे ही। इसके अलावा आपको अतिरिक्त जानकारी मैं बता दूं कि मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, वहां पर 10% का डिस्काउंट आपको इमीडिएटली प्राप्त हो जाता है। मेरे द्वारा एसएससी कैटेगरी के अंदर वर्तमान में इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड अंकित10 है, टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कंटेंट की प्राप्ति कर सकते हैं। यूपीएससी के अंदर अगर हम कंटेंट की बात करें तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10, जिसकी वजह से आप लोगों को 6 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 10% डिस्काउंट के साथ में आपको ये चीजें मिलती हैं। आज का मोटिवेशन सुनिए, योर डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पीड। बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपने बहुत बार देखा होगा आपके आसपास के जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत जल्दबाजी दिखा रहे होते हैं। जल्दबाजी से मतलब हड़बड़ाहट में रहते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। हड़बड़ाहट से मतलब है कभी कोई काम, मतलब आपको एनी टाइम ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा बिजी कोई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में उनके लिए एक कहावत है जिसको कहते हैं बिजी विदाउट बिजनेस, यानी कि कोई काम नहीं लेकिन व्यस्त इतने ज्यादा दिख रहे हैं कि आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी धरती की इन्हीं के ऊपर आ गई है। वहीं आप कुछ ऐसे व्यवस्थित लोगों को भी देखते हैं जिनके पास जिम्मेदारियां तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको उनके चेहरे पर कोई तनाव या कोई भी ऐसा प्रेशर दिखाई नहीं पड़ता कि अगर कुछ हुआ तो क्या नुकसान हो जाएगा। ये दोनों बातें समझने की हैं। भविष्य में आप कभी भी देखें अपने आप को तो इस प्रकार से देखें कि आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, दिशा मैटर करती है। अगर आप गलत दिशा पकड़ लिए तो आप कितना भी तेज चल रहे हो, आपको ओवरऑल नुकसान होगा। तो इसलिए पहले सोचें और फिर कदम लें। आइए अपना कदम शुरू करते हैं। मेरे साथ में है वेदानंद, अनामिका, पीहू, विशाल, भावना, बिट्टू, लक्ष्य, विकास, धनंजय, अंशु, अभिषेक, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग।
आपको याद दिला दें कि आपका प्यारा आरएनए कल से शाम 8:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इवनिंग 8:30 आपका रियल न्यूज एंड एनालिसिस का सेशन आएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहें। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। पहली न्यूज काफी खास है। खास इसलिए है साथियों कि दुनिया में कुछ चीजें बहुत यूनिक होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि भारत के अंदर कोई सिग्निफिकेंट जगह बताइए, तो आप सिग्निफिकेंट जगह के नाम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बता सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी बन चुका है, साथ साथ ताजमहल बता सकते हैं, लाल किला बता सकते हैं। ऐसी जगह जिन्हें आप भारत का गर्व मानते हैं। कभी ना कभी दुर्भाग्यवश ऐसी कोई दुर्घटना अपने साथ हो जाए कि कोई हमारी इन पहचानों को नुकसान पहुंचा दे, बहुत बुरा लगता है भाई। ऐसा हुआ है लेकिन हाल ही में। किसके साथ? यूक्रेन के साथ। यूक्रेन की पहचान हुआ करता था एक विमान, उस विमान को रशियंस के द्वारा नुकसान पहुंचा दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो विमान इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है उसके सही होने में $3 अरब का खर्च आएगा। आप सोचकर देखें ये पैसा पहले होता कितना है। यानी कि एक विमान जिसकी सही होने की कीमत $3 अरब होने वाली है। समझ पा रहे हैं आप? सही होने में 5 साल लगेंगे। आप सोचकर देखिए कि ऐसा कैसा विमान होगा जिसका नुकसान भी अरबों डॉलर में हुआ है? महत्वपूर्ण तो है जानकारी। यूक्रेन के पास ऐसा विमान, क्या खासियत है इसकी? आइए मैं आपको खासियत बताता हूं साथियों। खासियत ये कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। आप देख सकते हैं कि इस विमान को रखने के लिए बस स्टैंड जितनी तो जगह बनी हुई है। आप इसे देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये जब उड़ रहा है तो इसका विंग स्पैन देखते ही बनता है। यानी ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ही भव्य और व्यापक स्थान लिए यह विमान आकाश में उड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी खासियतों का सिलसिला इतना है कि इसके पास 150 से ज्यादा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। यानी कि इस विमान के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो 150 से ज्यादा हैं। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 250 फीट से भी ज्यादा ये लंबा है। दुनिया का सबसे ज्यादा सामान ले जाने वाला ये कार्गो शिप है। आप इसके जो लगे हुए पहिए हैं उनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। सामान्यतया जब आप किसी भी हवाई जहाज को आकाश से लैंडिंग करते हुए देखते हैं तो 3 पहियों पर देखते हैं, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ और 1 आगे की तरफ, वो उन पर लैंड करता है। आप इसे इस प्रकार से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 तो एक्सल पीछे लगे हैं इसके अंदर। यानी कि जब ये लैंड कर रहा है तो 7 एक्सल पर और 1 एक्सल आगे लगा है, 8 एक्सल पर इसकी लैंडिंग है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशालकाय होगा। कुछ तथ्य बताता हूं मैं आपको और तथ्य के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां देता हूं। साथियों, इसकी लेंथ 276 फीट है। 276 फीट का मतलब समझिए कि भाई अगर हम एक तरह से बात करें, 1 किलोमीटर जो है ना 1000 मीटर के आसपास, तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर का 10वां हिस्सा ये लंबाई में है। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि 100 मीटर का ट्रैक आप लोग दौड़ते हैं, 400 मीटर का ट्रैक आप लोग दौड़ते हैं, छोटी स्कूलों में 100 मीटर का ट्रैक होता है। लेंथ में बिछा दो तो इतना तो ये लंबाई में है ना? इतना बड़ा ये जहाज है। इसके साथ साथ साथियों इसके अंदर जो वजन ले जाने की क्षमता है, 1 टन जो है वो 1000 किलो के आसपास होता है। तो सोचकर देखो कि ये 2.5 लाख किलो सामान लेके उड़ सकता है। 250 टन सामान लेकर उड़ सकता है, जिसके लिए आप पानी के शिप यूज करते हैं। ये एयर शिप इतना बड़ा है कि ये सामान लेके उड़ सकता है। 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा। सवाल ये बनेगा, सर एक बात बताइए, जब ये इतना ही बड़ा विमान है, यूक्रेन में क्या कर रहा है? टेक्निकली ये होना चाहिए था या तो रशिया के पास में, या अमेरिका के पास में, चाइना के पास में, इंडिया के पास में, जो बड़े देश हैं जिनकी जरूरतें ज्यादा हैं। यूक्रेन के पास ये क्या कर रहा है और कब बना लिया यूक्रेन वालों ने? ये कहानी बड़ी रोचक है, बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी खासियतें और जान लीजिए। और सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलें। इसका निर्माण साथियों किया था सोवियत एरोनॉटिक्स प्रोग्राम के द्वारा। अब आप पूछेंगे सोवियत शब्द सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सोवियत तो यूएसएसआर को कहते हैं ना गुरुजी। हमने कहा जी हां। तो क्या सर इसका निर्माण यूएसएसआर ने किया था? जी हां, इसका निर्माण सोवियत रूस के द्वारा 1988 में किया गया था मेरे प्यारे साथियों। 1988 में इसका निर्माण कार्य किया गया था। इसने 1988 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। इसका मतलब तो बोले सर एक बात बताइए, ये अगर उस समय निर्मित हुआ था, उस समय तो यूक्रेन हुआ भी नहीं करता था।
जब यूक्रेन नहीं हुआ करता था तब तो पूरा की पूरा जो 15 देश हैं ये यूएसएसआर हुआ करते थे। इसका मतलब यूक्रेन के पास इसका होना महज एक इत्तेफाक है, वास्तविकता में तो इसका निर्माण यूएसएसआर ने किया था। हमने कहा जी हां, जब संसाधन बटे, जब देश टूटा 15 भागों में, तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिला, तो यूक्रेन को यह विमान मिला। ठीक है, इस विमान में मेरे प्यारे साथियों जो खूबसूरतियां हैं उनके बारे में चर्चा तो की जाएंगी, लेकिन इसका नाम बड़ा रोचक है। नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है मृया, MRIYA, मृया। मृया का यूएसएसआर की भाषा में यानी कि यूक्रेनी भाषा के अंदर जो मतलब होता है वो होता है ड्रीम, सपना। इस विमान का नाम मृया है। मृया नाम का अर्थ है सपना। अब चूंकि यह सपना तोड़ दिया गया है क्योंकि इसका नुकसान हुआ है, तो देखिए यहां पर जो यूक्रेन के जो प्रमुख लोग हैं जिन्होंने यह जानकारी दी, उन्होंने इस बात को कितना तरीके से लिखा है। मृया जिसका मतलब है सपना, कि सपना तुमने तोड़ दिया है। लेकिन अब आप इस ट्वीट को पढ़िए, दिस वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट AN-225 मृया ड्रीम इन यूक्रेनियन भाषा में जिसे ड्रीम कहा जाता है। रशिया में हैव डेस्ट्रॉयड अवर मृया, यानी कि रशिया ने हालांकि हमारा मृया तोड़ दिया होगा, यानी कि सपना तोड़ दिया होगा, सपने के नाम से जो विमान है वो तोड़ दिया होगा, but they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail. हम वो बने रहेंगे, ये हमें कभी हमारे सपने से नहीं तोड़ पाएंगे। हम एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और यूरोपियन देश बने रहेंगे। ये किसने कहा है? दिमित्रो कुलेबा, जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। यानी कि शब्द में कितना सिग्निफिकेंस जुड़ा है। जहां एक और शब्द कहता है कि सपना टूट गया है, क्योंकि मृया का अर्थ क्या है? सपना, ड्रीम टूट गया है। वही विदेश मंत्री कहते हैं कि आपने मृया तोड़ दिया होगा, लेकिन हमारा एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बने रहना आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये इनके द्वारा कहा गया है। साथियों, इसके द्वारा सबसे बड़ा कार्गो आइटम ले जाने का रिकॉर्ड 2010 में बनाया गया था, जिसको लेकर के इसने एक लंबी उड़ान भरी थी। साथियों, इसने अपने साथ में 42.1 मीटर लंबी 2 विंड टरबाइन चीन से लेकर डेनमार्क तक पहुंचाई थी। अब आप पूछेंगे कि सर ये व्यापार में कैसे काम आता है? इतना पुराना विमान आज तक चल रहा है क्या? आप इसे रेंट पर मंगा सकते हैं। जैसे आपको एक बहुत बड़ा विंड टरबाइन का मतलब समझ रहे हैं? वो जो पंखे से घूमने वाला जो टरबाइन है, हवा से घूमने वाला, इतना बड़ा सामान लेकर के ये एक जगह से दूसरी जगह चला। बहुत से उपकरण ऐसे होते हैं, कभी आपने अगर रोड रूट के माध्यम से सफर किया हो तो आपको कई रास्ते में ऐसे ट्रक दिखेंगे जिनमें बहुत से पहिए लगे हुए हैं। जैसे हमारा अलवर में से होकर के नेशनल हाईवे नंबर 8 गुजरता है, जो 48 के नाम से जाना जाता है आजकल, जो कि भारत का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे है। उस पर कई ऐसे ट्रक दिखाई पड़ते हैं जिन पर बहुत बड़ी बड़ी टरबाइंस रखी होती हैं, जिन्हें ले जाने के लिए जो ट्रक होते हैं बहुत सारे पहिए के, मतलब लगभग 125-150 पहिए लगे होते हैं उस ट्रक के अंदर। उस पर रख करके वो सामान जा रहा होता है। कभी गूगल करिएगा, मतलब उसको देख करके ऐसा लगता है कि भैया तुम चल कैसे रहे हो हैं। अब ऐसा सामान पानी के रास्ते तो एक देश से दूसरे देश जा सकता है, लेकिन हवाई जहाज के माध्यम से जाए, ये काम बहुत टेक्निकल है। इसका फिर निर्माण किया क्यों गया था, अब आपको यह जानना चाहिए। आइए मैं अब आपको बताता हूं। देखो बेटा, क्या था कि जब दुनिया शीत युद्ध के दौर में चली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, दुनिया के अंदर आगे एक दूसरे से बढ़ने की लहर उठी, उस समय अमेरिका ने तो एस्ट्रोनॉमी के नाम पर, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक काम बताया था, अमेरिका के अंदर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन मून शॉट के नाम से, याद है ना? जिसके अंदर मैंने कहा था कि उन्होंने ये कसम खाई थी कि हम चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचेंगे। अमेरिकन ने इस प्रकार से एक ड्रीम किया था, है ना? रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे शायद उस समय पर। अब साथियों, रशिया जो है वो अमेरिकियों से पूरे टाइम कंपटीशन करता था। उस समय रशिया नहीं, यूएसएसआर होता था। तो यूएसएसआर ने कंपटीशन में अपने द्वारा एक लॉन्च पैड बनाया। लॉन्च पैड जहां से क्या किया जा सके, मतलब स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जा सके। स्पेस क्राफ्ट बोले तो जैसे स्पुतनिक है, स्पुतनिक नाम से जो आपको याद होना चाहिए कि दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट जो अंतरिक्ष में भेजा गया वो दैट वाज स्पुतनिक, वो स्टॉक है। तो ये सब भेजने के लिए इन्होंने क्या किया, उस समय यूएसएसआर का हिस्सा कजाकिस्तान हुआ करता था। आज जिन्हें आप सेंट्रल एशियन कंट्री, 5 सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कहते हैं, ये सारे के सारे देश उस समय यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। तो यूएसएसआर ने कजाकिस्तान के अंदर वैंकूवर नाम से एक स्थान है साथियों, वहां पर इनके द्वारा एक जगह बनाई गई, ये आप देख सकते हैं, उस जगह का नजारा है।
किनके द्वारा? यूएसएसआर वालों के नाम के द्वारा एक स्थान बनाया गया जहां से जो हवाई जहाज हैं अंतरिक्ष में जाने वाले जो हैं उनको मतलब वहां से लॉन्च किया जाना निर्धारित किया गया। तो इस स्थान तक पहुंचने के लिए अब देखिए मास्को के अंदर या यूरी गागरिन के अंदर कोई भी अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का निर्माण किया गया है। अब उसे लेकर के आपको कजाकिस्तान पहुंचना है। तो इस जगह का नाम वैंकूवर जो है वो शब्द अपन यूज करते हैं कनाडा के अंदर, तो इसको बाइकोनूर कहा जाता है। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोन, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोन ये वाली जगह जिसमें से कि जो कि कजाकिस्तान के अंदर स्थित है। यहां से आज भी रशिया जो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अपने जितने भी अंतरिक्ष यान हैं या फिर स्पेसक्राफ्ट हैं उनको आज भी कजाकिस्तान से ही भेजता है। अगर कभी आपने सुना हो कि रशिया ने कुछ चीजें लॉन्च करी तो अधिकांश जो रशिया के आज भी जो स्पेस में भेजे जाने वाले मिशन हैं वो कजाकिस्तान से ही होते हैं। अब इतना बड़ा मिसाइल या इतना बड़ा रॉकेट आपने बना लिया, अब लेकर के इसको आना था कहां से कहां तक आना था कि भाई अगर मास्को में बनाया गया है तो बना करके इसे कजाकिस्तान लेके आना है। लेके कैसे आए? रोड के माध्यम से कि हवाई जहाज के माध्यम से? तो उस उपयोग के लिए इस हवाई जहाज का निर्माण किया गया था। किसका? मिरिया का निर्माण किया गया था कि मिरिया में रख करके यह सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। यानी उद्देश्य तो इसका बहुत तगड़ा था, लेकिन तब तक यूएसएसआर का विघटन हो गया था और यह किसके हिस्से में चला गया था? यूक्रेन के हिस्से में चला गया था। अब आप पूछेंगे सर $5 अरब का खर्चा आएगा, देगा कौन? इसके बारे में यूक्रेन ने कहा है कि यह पैसा हम रशिया से ही वसूलेंगे। आप पूछेंगे गजब का कॉन्फिडेंस है, मतलब उनके देश में रशियन सेना घुसी हुई है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम पैसा जो वसूलेंगे ये रशियंस के माध्यम से ही वसूलेंगे। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं भाई? इसी के आधार पर देश चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो तो सेशन में एक ऑप्शन आता है शेयर करने का, शेयर कर दीजिए। वीडियो के नीचे एक ऑप्शन और आता है जिसे लाइक करने का ऑप्शन कहते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ये सारी जानकारियां मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो साझा कर दी हैं। इसके साथ साथ अगली जानकारी की तरफ चलिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी हुई एक जबरदस्त जानकारी बाहर आई साहब। जानकारी ये कि हाल ही में रशिया के, देखिए जैसे इंडिया के अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप इसरो कहते हैं, नासा अमेरिका वालों का अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान वालों की है, सीएसए कनाडा वालों की है, ईएसए यूरोप वालों की है, ऐसे ही रशिया वालों की है रोसकॉसमॉस, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर जो है ना आप इसरो सुनते हैं, ऐसे ही रशिया के अंदर आप रोसकॉसमॉस के नाम से एजेंसी सुनते हैं। अपने भी यहां पर इसरो के एनी टाइम कोई ना कोई चेयरमैन रहते हैं, ऐसे ही रशिया के अंदर भी रोसकॉसमॉस के भी कोई चेयरमैन रहे होंगे। हाल ही में उनके द्वारा दिया गया एक बयान बहुत लोगों की नींद उड़ा दिया। नींद ये, उन्होंने कहा कि ज्यादा अगर आपने परेशानियां खड़ी करी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जिसका वजन टनों में है, कई टन वजन है जिसके अंदर, उसे हम अमेरिका, यूरोप, भारत या चीन इसमें से किसी के ऊपर भी गिरा देंगे। आप सोचकर देखिए, अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा मतलब 3 BHK के जितना बड़ा घर आकर के किसी के ऊपर भी गिरेगा अगर, तो जनाब कांड तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि रशिया ने यह धमकी क्यों दी? आइए तो शुरुआत करते हैं इस बात की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इन दिनों यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है। ऐसी क्राइसिस में बाइडेन ने जब शुरुआत करी तो डे 1 पर ही उन्होंने भाषण में यह कहा कि हम रशिया को घुटने के बल ला देंगे। कैसे? रशिया पर सैंक्शंस लाद देंगे कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे ना बढ़ पाए। ऐसा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम रशिया को स्पेस के सेक्टर में भी आइसोलेट कर देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के, यानी कि धरती की सतह से लगभग 350 किलोमीटर ऊपर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैर रहा है, जो स्पेस स्टेशन तैर रहा है, जो अपने आप में 3 BHK का घर है, पृथ्वी से 350 से 400 किलोमीटर ऊपर तैर रहा है, उस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में रशिया, नासा, यानी कि एक तरह से ऐसे समझिए कि रोसकॉसमॉस, नासा, जाक्सा, सीएसए और ईएसए, इन सब ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगर आपने रोसकॉसमॉस को स्पेस कार्यक्रमों से सेपरेट कर दिया तो जनाब वही वाली बात है जैसे
5 दोस्तों ने मिलकर कोई कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम था कि दुनिया को कैसे चलाना है। आप में से एक दोस्त बागी हो गया क्योंकि आपस के 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई। जो दोस्त बागी हुआ उसने धमकी दी कि मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। बिल्कुल रशिया ने भी वही कहा है कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैर रहा है, मुझे पता है कि 2031 में ये रिटायर्ड हो रहा है और अगर मैं चाह लूं तो मैं बिना रिटायर्ड हुए भी इसे गिरा सकता हूं। और गिराऊंगा कहां बेटा? गिरेगा ये तुम ही लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जिस कक्षा में ये चक्कर काट रहा है, पृथ्वी के ऊपर जहां ये चक्कर काट रहा है, उसमें रशिया का कोई भी हिस्सा नहीं आता। वो घूम रहा है इक्वेटर के लगभग ऊपर की तरफ, और जहां ये घूम रहा है, अगर घूमता हुआ चक्कर काटेगा तो इंडिया को क्रॉस करेगा, चाइना को क्रॉस करेगा, यूरोप के कई देशों को क्रॉस करेगा, अमेरिका को क्रॉस करेगा, रशिया तक नंबर नहीं आएगा। और अगर तुम ज्यादा 3 2 5 किए तो बेटा तुम्हारे ऊपर हम इसको गिरा देंगे, क्योंकि हम सारे राज जानते हैं। आप पूछेंगे सर, कुछ दिनों पहले आपने एक जानकारी दी थी क्या कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर्ड हो रहा है? हमने कहा था कि 2031 में ये रिटायर्ड हो जाएगा, अंतरिक्ष से इसे हटाना पड़ेगा। तो सर तब भी तो ये कहीं गिरेगा ना, यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन में उड़ता हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहीं तो जाके धड़ाम से गिरेगा ना। हमने कहा, बोले कहां गिरेगा? हमने कहा ये गिरेगा पॉइंट नीमो पर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। कहां गिरेगा ये? पॉइंट नीमो पर। अब आप पूछेंगे सर ये पॉइंट नीमो क्या है? आइए मैं इसके बारे में बताता हूं। असल में साथियों, दुनिया के अंदर जो प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर के अंदर एक जगह है, दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर, अटलांटिक ओशन से निकल करके जब आप इस तरफ चलते हैं, प्रशांत महासागर की तरफ जब चलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में जो साउथ पैसिफिक ओशन है, उसके बीच में एक बीचों बीच ऐसी जगह है जिसका नाम है पॉइंट नीमो। ये पॉइंट नीमो जो है, ये सब जगह से बहुत दूर है। जैसे अंटार्कटिका से 1674 माइल है, चिली से 2600 माइल है। मतलब यहां पर कोई नहीं है, निर्जन जगह है एक तरह से समुद्र के भीतर। यहां पर जब भी कोई सैटेलाइट डिफ्यूज करनी होती है, यानी अंतरिक्ष में से निकाल करके जब उसे धरती पर लैंड कराना होता है, तो उसे पॉइंट नीमो पर ही गिराया जाता है। यह जानकारी तथ्यात्मक रूप से आप याद कर लीजिए। यानी कि अंतरिक्ष से अगर कोई भी सैटेलाइट पानी में गिरानी हो, या कोई बूढ़ी हो गई है सैटेलाइट, उसे नीचे लाना हो, पानी में ही समा देना हो, जल समाधि देनी हो, तो पॉइंट नीमो पर लाया जाता है। ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अमेरिका और रशिया की जिम्मेदारी है कि वो 2031 में उसे पॉइंट नीमो पर गिराएं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही अमेरिका ने भाषण दिया, क्या कहा? जैसे ही अमेरिका ने भाषण दिया बाइडेन ने कि हम स्पेस के सेक्टर में भी इनके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, इतनी देर में रॉसकॉस्मोस के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है दिमित्री रोगोजिन, वो भैया फन्ना गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा सुनो बेटा, तुम्हारे घर की खेती नहीं है जो तुम अपने मन में आएगा वैसा कर लोगे। इन्होंने लगातार कोई 6-7 ट्वीट मार दिए अमेरिका के खिलाफ और कहा गलतफहमी में मत रहना, अगर हमारे दिमाग में सटक गई, क्योंकि उसको चलाने की जिम्मेदारी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और अगर हम सटक गए ना बेटा, तो तुम्हारे ऊपर उस 250 किलो के, मतलब जो टनों में वजन वाला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे। और सुनो, तुम्हारे ऊपर गिराएंगे या यूरोपियन यूनियन पे या इंडिया चाइना पे, बताओ किसका नुकसान होगा? तुम्हारा ही ना होगा, क्योंकि इन पर गिर गया तो भी लोग तुम पर ही फटेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, तो ये अपने ऊपर क्यों गिरवाएंगे? तो देख लो, अगर फालतू की 3 2 5 करी, क्योंकि चलाना हम भी जानते हैं। इनकी इस धमकी का पता है नतीजा क्या निकला? अमेरिका ने, नासा ने स्पष्ट किया कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर को लेकर के संबंध हैं, या फिर स्पेस सेक्टर के अंदर जो हमारे रिश्ते हैं, उसको जितने भी अंतरराष्ट्रीय समूहों के साथ मिलकर आज तक हम काम करते आए हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। डर गए भाई साहब ये लोग, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने धमाधम जो ट्वीट डाले, उन ट्वीट के अंदर इन्होंने कहा कि बेटा 500 टन 5 लाख किलो का सामान है, गिरा दिए ना, बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। ये वही वाली बात है कि अपन गाड़ी चला रहे हैं, कहो तो भेड़ दें, अगर कहो तो बोले भेड़ देंगे, नहीं तो तुम गाड़ी खराब चला लें दो। वही वाली स्थिति इनके साथ है, ठीक है ना? तो भाई ये गजब का कारनामा हुआ है। 500 टन का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके बारे में जो रॉसकॉस्मोस के उन्होंने कहा, वो चेतावनी भरा काफी पर्याप्त था।
आप देख सकते हैं 1998 के अंदर सभी इन प्रमुख देशों ने मिलकर के इसे भेजा था। 2031 में इसे रिटायर्ड होकर के चालू होना है। इन्होंने बढ़िया तरीके से जो है ना वो इनको अपनी प्यारी भाषा के अंदर समझा दिया है कि हम क्या क्या नुकसान तुम्हारा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, सेशन को शेयर करते रहिए, सभी साथियों के साथ में आगे बढ़ते रहिए। साथियों, कौन थे नरसिंह मेहता? आइए, चर्चा क्यों की जा रही है इनकी चर्चा इसलिए की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपन लोग जब महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो एक महात्मा गांधी जी का अक्सर जिक्र जब होता है तो उनकी कहीं पर भी आप महात्मा गांधी जी के किसी भी मेमोरियल पर जाएंगे तो वहां पर एक गाना चलता रहता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, है ना। ये जो लाइन बोलती है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये जो गाने वाले कवि थे या ये जो संगीत बनाने वाले कवि थे उनका नाम था नरसिंह मेहता। हाल ही में सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही के अंदर गुजरात के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा नरसिंह मेहता जी के नाम पर, जिसका नाम है BKNMU, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जो है, उसके यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक मकड़ी खोजी है और उस मकड़ी का नाम जो है वो नरसिंह मेहता के ऊपर नरसिंह मेहताई रख दिया है। एक मकड़ी, और उस मकड़ी का नाम कवि के ऊपर रख दिया है। तो जो संप्रदाय नरसिंह मेहता जी को जानता है, मानता है, वो इस बात से नाराज हो गया है। उनकी नाराजगी सुर्खियों का कारण बन गई। नाराज वो क्यों हुए कि इतने बड़े कवि को आप मकड़ी कह रहे हो, जबकि वास्तविकता यह है कि अब आजकल के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अपने चीजों को पहचान दिलाने के लिए इस तरह के कारनामे करते आए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा ऐसे कारनामे किए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक मकड़ी है, उसका नाम भगवान जगन्नाथ के नाम पर रखा गया है। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा जो 2016 के अंदर कारगिल युद्ध के नायक थे, उनका नाम पर भी एक मकड़ी का नाम रखा गया है। श्रीलंका के अंदर शोधकर्ताओं ने अपने यहां की एक मकड़ी का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा है। अमेरिका में कुछ प्रजातियों का नाम उन लोगों के नाम पर रखा गया है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कहे गए। असल में मकड़ी हुए, मेंढक हुए, इन सब का नाम इसलिए रखा गया, कोई नई चीज है तो पहचान में आसानी से आ जाए, उसकी महत्ता स्पष्ट हो जाए। विशेष रूप से मकड़ियों का नाम, जैसे मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, एक मेंढक का नाम तेंदुलकर जी के नाम पर रखा गया था, छिपकली का नाम रखा गया था, है ना। इस तरह के नाम होते हैं, मछलियों के नाम पर रख दिए। इन पर मछलियों के नाम रखे जाते हैं विशेष डिग्निटीज के नाम पर। तो इसमें कहा जाता है, वैज्ञानिकों का कहना है, हमने तो मकड़ी के नाम पर नरसिंह मेहता इसलिए रखा क्योंकि समाज को जोड़ने में मकड़ी का जो उदाहरण है, मकड़ी का जो जाला है, वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह चर्चा तो हुई विवाद की, लेकिन अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं नरसिंह मेहता थे कौन। साथियों, नरसिंह मेहता जो थे ये गुजरात में पैदा हुए एक कवि थे जिनका जन्म 1410 के अंदर भावनगर जिले के अंदर तलजा नामक स्थान पर हुआ था। 1480 के दशक में जाकर जूनागढ़ में इनकी मृत्यु हुई। देखिए, इस तथ्य को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग फिगर लिखे हैं। ये जितने भी पौराणिक लोग हैं या ऐतिहासिक लोग हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारियों का अभाव रहता है। हमारे पास जो जानकारियां मिली हैं वो इंटरनेट पर उपलब्ध जो रिसोर्सेज पढ़ने लिखने के हैं वहीं सब जुटाई जाती हैं। परिवार ने उत्तरी गुजरात के अंदर वडनगर में इनकी उत्पत्ति हुई, यानी कि जन्म हुआ। जाति से ये पांड्या थे, मतलब ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके नाम के पीछे मेहता इसलिए लगा क्योंकि इनका जो परिवार है ये अकाउंटेंसी का काम किया करता था। अकाउंटेंसी बोले तो अकाउंट्स मेंटेन करने का काम करता था। जो लोग किताबों की रखरखाव करते हैं उन्हें मेहता कहते हैं, इसलिए इनके परिवार के पीछे, नाम के पीछे मेहता लगना शुरू हो गया। इनके पिता की जो मृत्यु है वो जन्म के जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और 8 साल की उम्र में इन्होंने बोलना सीखा था। कहते हैं कि इनके पास में कोई संत आए और उन संत ने इनसे भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलने के लिए कहा, तो फिर इन्होंने अपने द्वारा जो सबसे पहला शब्द बोला वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही बोला। इसलिए इन्हें कृष्ण भक्त कवि के रूप में भी जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने अपने जीवन काल में 750 से अधिक कविताएं लिखी जिन्हें गुजरात में पैड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सांसारिक मामलों में अलगाव से संबंधित भगवान कृष्ण की भक्ति करी, जिसमें ज्ञान वैराग्य के बारे में इन्होंने सबसे पहली चर्चा करी। ठीक है ना। माना जाता है कि शात्म शानो विवाह और कुंवर बैनु मामेरू हुंडी हरमाला जैसे अन्य उनके जीवन के विभिन्न अवसरों के आत्मकथात्मक खाते आज भी उपलब्ध हैं। ये जो गाना है वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो कि महात्मा गांधी जी के पसंदीदा भजन में से एक माना जाता है, वो इन्हीं मेहता जी के द्वारा कहा गया या गाया गया वो था। ठीक है ना। तो आपको एक तथ्यात्मक जानकारी हमने बता दी। अब सवाल बनता है कि सर साइंस के अंदर स्पेसीज का नेमिंग किया कैसे जाता है? तो भाई साहब, बाइनोमियल नेम कंसिस्ट होता है जिसमें कि सबसे पहले जीनस का नाम लिखा जाता है, फिर स्पेसिफिक
एपिथेट का नाम लिखा जाता है। स्पेसीज को नाम इसी प्रकार से दिया जाता है जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर आपके सामने हमने होमो सेपियंस के बारे में बात किया तो होमो, होमोनिड, प्राइमेट्स, मैमल, कॉर्नेट, ये इस प्रकार से एक नामकरण का बायोलॉजी के अंदर सिस्टम होता है। होपफुली सभी लोग इस बात को, बायोलॉजी वाले तो जानते होंगे, बाकी लोगों को जितना जानना चाहिए था वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक सुर्खी की चर्चा और बनी है, और वो चर्चा क्या है साथियों? हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड जो है वो राजस्थान सरकार के ऊपर किए गए एक मुकदमे में 3048 करोड़ रुपया जीत गया है। यानी कि अडानी हाउस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 3048 करोड़ रुपए रकम राशि जीत गया है। और साथ में सरकार को कहा गया है, राजस्थान सरकार को, कि जितने दिन तक का आपने पैसा नहीं दिया उतने दिन का 9% ब्याज के हिसाब से धन लौटाइए। तो क्या है वो मामला जिसमें कि अडानी जो है, अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड राजस्थान से इतना धन जीत गया है? आइए सेशन के अंदर समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि वो कौन सा मामला है जिसमें कि अडानी पावर जो है वो राजस्थान डिस्कॉम्स के साथ हुए विवाद में इतना सारा धन जीत गया है। चलिए मैं सारी जानकारी आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। अडानी पावर 3 राजस्थान डिस्कॉम्स ने इनको डायरेक्ट मतलब ये किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट और अडानी प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2008 के अंदर एक मेमोरेंडम साइन किया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझौता पत्र हस्ताक्षर किया था वर्ष 2008 के अंदर। किस बात को लेकर के? बात यह थी कि अडानी के द्वारा राजस्थान के अंदर एक कोयला आधारित पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसकी क्षमता जो है वो 1200 मेगावाट होगी। कहां लगाया जाएगा? राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बारा नामक जिले के अंदर कवाई नामक स्थान पर एक पावर प्लांट लगाया जाएगा 1200 मेगावाट का। 2008 के अंदर ये वाली बात कम संपन्न हुई और अडानी राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक पावर प्लांट लगा दिया गया जिसमें कि कोयले से बिजली पैदा करने की काम जो है वो अडानी को दिया गया था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 2008 का बात है ये। आप में से कई लोग ये हो सकता है कि जो सुनते हो कि अडानी तो बस अभी पैदा ही हुआ है ताजा ताजा। अडानी बहुत पुराना मार्केट के अंदर आदमी है, चर्चाओं में इन दिनों आया है, ठीक है ना। अडानी ने 1200 मेगावाट का 2008 में टाई अप किया था राजस्थान सरकार के साथ में। तो साथियों इसमें क्या एग्रीमेंट था? एग्रीमेंट यह था राजस्थान सरकार के साथ कि अडानी तो बिजली पैदा करेगा, बिजली सरकार खरीदेगी, लेकिन जो कोयला है वो राज्य सरकार अरेंज करवाएगी। ध्यान से सुनिएगा, यही सारे सबसे बड़ा विवाद था। क्या था? कि राजस्थान सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई थी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको मालूम हो तो केंद्र के अंदर जो है ना उस समय पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार हुआ करती थी। मुद्दा यह था कि भाई केंद्र से कोयले का आवंटन होता है, राज्य सरकारें अगर ये चाह लें कि केंद्र से कोयले की बराबर आपूर्ति बनी रहे तो हमको पावर प्लांट चलाने में क्या दिक्कत है? भाई सरकारें कोयले का आवंटन करती हैं, सरकार अगर कोयला ही नहीं उपलब्ध करवाएगी तो हम पावर प्लांट चलाएंगे कैसे? क्लियर है? ठीक है। अडानी ने साहब यहां पर पावर प्लांट बनवा लिया और बढ़िया से इन्होंने पावर इक्वेशन तय कर ली और इन्होंने बिजली बनाना शुरू कर दिया। मुसीबत क्या हुई कि राजस्थान सरकार से कहा गया था कि जनाब आप लोग जो है वो बिजली के लिए कोयला उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन हुआ क्या? सरकारों के बीच में पता नहीं क्या कहीं पर कोऑर्डिनेशन के अंदर दिक्कतें आई कि साहब बिजली का उत्पादन जो है ना वो करने के लिए कोयले की आपूर्ति नहीं की जा सकी सरकार के द्वारा। अब इतना बड़ा पावर प्लांट कोई लगा चुका है, 1200 मेगावाट बिजली देनी है, तो वो पावर प्लांट चलने के लिए भाई कोयला तो चाहिए। अडानी ने बाहर से महंगे दामों पर कोयला इंपोर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि देश के अंदर तो उस समय कोयला स्कैम चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो कोयला की आपूर्ति पावर प्लांट्स तक नहीं हो पा रही थी। उधर से वो कसम खा के बैठा है कि 1200 मेगावाट बिजली देनी है। अडानी ने बाहर से कोयला इंपोर्ट कर लिया। अडानी ने महंगा कोयला इंपोर्ट किया तो महंगा ही बिल जो है वो राजस्थान सरकार को टिका दिया कि ये लीजिए सर, चूंकि आप ही के कारण हमें बाहर से कोयला मंगाना पड़ा तो अब आप इस बिल को आप ही चुकाएंगे। राजस्थान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने थोड़ी कहा था कि तुम्हारे पास कोयला नहीं है तो बाहर से मंगाओ, आओ हमारे चक्कर काटो, हमसे लेकर जाओ। तो भाई ऐसी स्थिति के अंदर सरकार और अडानी के बीच में हो गया टकराव। इस टकराव के अंदर फिर वही
ट्रिब्यूनल खेला इन्होंने, फिर कोर्ट खेला, फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तुम्हारे समझौते में ये लिखा था कि तुम्हें ही कोयले की आपूर्ति करनी है, तुमने नहीं करी। उसने तो अपनी बात निभाई, क्योंकि उसने अपने एग्रीमेंट में यह लिखा था कि वो हर साल 1200 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा, यानी 1200 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करेगा। वो तो अपने काम में सफल हो गया, तुम लोग कोयला आपूर्ति में असफल रहे। ऐसी स्थिति में फॉल्ट तुम्हारे एंगल पर है, तुमने बकायदा उससे बिजली खरीदी भी और ज्यादा दाम उसको दिए नहीं। तो एक काम करिए, 2008 से लेकर 2022 के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो 3048 करोड़ का है। तो पहले तो 3048 करोड़ चुकाओ, और दूसरा जो इतने दिन तक पैसा नहीं चुकाया है उसके लिए ब्याज चुकाओ 9% के हिसाब से। ये राजस्थान डिस्काउंट को कहा गया है। तो अडानी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीत गए, और सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पैसा नहीं चुकाए तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों के ऊपर जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाएगा। तो भैया अडानी जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ चीज पाने में कामयाब हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इस पूरी कहानी को सुन सकते हैं। 2013 में कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र की सूची से बाहर कर दिया गया। कंपनी ने फिर यहां से बिजली के लिए अपनी उत्पादन के लिए काम शुरू किया। कंपनी को ऊंची कीमतों के ऊपर जो है तेल को आयात करना पड़ा, और ऐसी स्थिति में ये तेल जो कोयला है आयात किया तो फिर महंगा पड़ा, और इसकी वजह से इनको तगड़ा नुकसान जो हुआ वो हमने आपको सारा बता दिया है। उम्मीद है सारा मसला जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां तक की सारी जानकारियां आपको समझ में आ गई हैं। इसके बाद में अतिरिक्त जानकारी ये जान लीजिए, कल से आपका आरएनए शाम को 8:30 बजे होगा। अब आपकी बारी है अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। शुरू करते हैं। हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है आईडीबीआई बैंक के रूप में अगले 3 साल के लिए। कनाडा बैंक से ये रिटायर्ड हुए थे, इनको नियुक्त कर दिया गया है। आईडीबीआई बैंक की बात अगर हम करें तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो यानी कि एलआईसी जो है वो इसकी मालिक है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। राकेश शर्मा को इसका सीईओ बनाया गया है। इसी के साथ में आगे हम बढ़ते हैं। एचयूएल ने हाल ही में किसे अपने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो नितिन परपंजे जो हैं इनको एनयूएल के द्वारा नामित किया गया है। इसी के प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एचयूएल ने नितिन परपंजे को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में तैयार किया है। एचयूएल क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। बोर्ड की रिकमेंडेशंस के आधार पर यह अपॉइंट किया गया है परपंजे को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये शेयर होल्डर से पूछ करके ही लिया गया एक प्रमुख निर्णय है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आप देख सकते हैं सारी जानकारियां, ये हमने आपको बता दी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में अगर हम बताएं तो ये ब्रिटिशर्स की कंपनी जो है यूनिलीवर लिमिटेड, उसका हिस्सा है, ब्रिटिश कंपनी का हिस्सा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएससीसी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 43वें स्थान के अंदर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। नंबर 1 पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस रहे हैं। यूएससीसी जो है ये यूएस के एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसके द्वारा कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ निवास करती है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, अपने ही देश में बांट दिया, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, वो वाली स्थिति इनके साथ हुई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो लोकपाल ऐप यानी ऑम्बुड्समैन ऐप को हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंदर यह होगा कि आप इजीली अपनी जो रिपोर्ट्स है ये अपलोड कर पाएंगे, अपने मामलों को ट्रैक कर पाएंगे, जो भी शिकायतें आपकी होंगी एमजी नरेगा से रिलेटेड उनके बारे में आप यहां पर समाधान प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत यह कार्यक्रम किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देवयातनम मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसका मंदिर हाल ही में एक ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के अध्ययन से देवयातनम भारतीय संस्कृति कर्नाटक के अंदर लॉन्च मतलब वो इनॉग्रेट किया गया है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा सत्र संपन्न हुआ? तो तीसरा एक्स धर्म गार्जियन नाम से हाल ही में जापान के साथ भारत का एक जॉइंट एक्सरसाइज हाल ही के अंदर संपन्न हुआ है। साथ में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल स्वर्ण जीता है? तो मीराबाई चानू जो है वो 55 कैटेगरी के अंदर इंटरनेशनल के लिए वेट लिफ्टिंग के अंदर सिंगापुर में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ये अपीयर हो गई हैं, यानी कि इसके बाद अब ये कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सिंधुदुर्ग के अंदर एमएसएमई कोंकण क्षेत्र के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी आप रखिए।
एमएसएमई के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई के अंदर जो एमएसएमई कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ये तथ्य देख लीजिएगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, क्या क्या रेंज है ये आप देख सकते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई 5 से लेकर 10 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो उसे मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है, और सर्विस सेक्टर में अगर 2 से 5 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो उसे मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, ये सारा कंटेंट आपको अभी हमारे टेलीग्राम चैनल थोड़ी देर में अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगा, क्लास के पूरे होते ही आप वहां से ले सकते हैं। इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर कंट्री का पहला ई वेस्ट इको पार्क टूरिज्म को मतलब प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है। यह जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है, तथ्यात्मक भी है। इसके साथ साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 26 फरवरी को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की हाल ही में जयंती मनाई गई है, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इंडियन फिलोसोफर थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, और रिफॉर्म मूवमेंट जो शुरू किया था वैदिक धर्म के अंदर वो इन्होंने ही किया था। इनका जन्म टंकारा में हुआ था, अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों, और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन में 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया जाता है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। कंटेंट के लिए आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और क्या जानकारी देनी होती है, कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप कोर्स ले सकते हैं। 6 महीने का यूपीएससी के अंदर एक्सटेंडेड वो दिया जा रहा है, कोर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इजी ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है। आइकॉनिक प्लान के अंदर 25% प्लस 10% जो है एडुकेटर कोड पर आपको कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। 76,000 में ये उपलब्ध हो रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस इत्यादि सब मिलता है। यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस की खास बात यह है कि आप अनअकैडमी पर उसके लिए लोन फैसिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में, मिनिमम पेपर वर्क के साथ में आपको ये प्राप्त हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। कल हमारी मुलाकात होगी शाम 8:30 बजे। धन्यवाद।